દેશના જાણીતા મોટિવેશનલ સ્પીકર અને અનેક વિષયો પર પોતાની પકડ રાખનાર પુષ્પેન્દ્ર કુલશ્રેષ્ઠ આપણી વચ્ચે છે। આજે અમદાવાદની એક ટૂંકી મુલાકાત દરમિયાન આપણને એટલે કે મંતવ્ય ન્યૂઝને એક તક મળી કે તેમની સાથે અનેક વિષયો પર ચર્ચા કરીએ। पुष्पेंद्र जी, वेलकम टू मंतव्य न्यूज़। पुष्पेंद्र जी, कई बार हमने देखा है आज जैसे देश एक तरह से जो समाज के अंदर जो बट गया है कि मेरा समाज ये करना चाहेगा। लेटेस्ट की हम बात करें कि जैसे कि अयोध्या विवाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसके बाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड वो एक तरह से चाहते थे कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन फिर एक पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ, एक प्रेशराइज किया गया पूरे एक मुस्लिम संगठन को। लेकिन उसके बाद में अब हम देखें कि समाज कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अयोध्या की हम पर्टिकुलर बात करें तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। जो राइट्स हम पहले देखते थे, जो समाज जो बटा हुआ था उधर, लेकिन आज हम नहीं कहीं देख रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजकीय विशेषज्ञ हैं या फिर राजकीय जो पार्टियां है वो कहीं ना कहीं समाज को आज बांटने वाली राजनीति कर रही है। देखिए, इस देश की नींव जो है बंटवारे से शुरू हुई है, इसकी जड़ में बंटवारा है। आपने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, उसमें हर किस्म के, हर मजहब के, हर धर्म के, हर विचारधारा के लोग थे। लेकिन जब आज़ादी मिलने के नज़दीक पहुंचे तो कुछ लोगों ने अपने मजहब के नाम पे एक देश की मांग की और देश दे दिया गया। तो अगर ये कहें कि जिस 1947 के भारत की हम बात करते हैं, ये भारत तो 21 लाख लोगों की लाश पे हमें मिला है। ये जो भारत आपके पास है, ये तो 2 हिस्सों में बंटने के बाद आपको मिला है। और फिर इस देश में जो लोग सत्ता पे आए भी, उन्होंने आपने ये बार बार कहा जाता है कि हमें आज़ादी मिली, हमने ली नहीं। हमारे ऊपर किसी ने रहमो करम किया, किसी ने तरस खाया और हमें आज़ादी दे दी। इस आज़ादी को जो गुणगान किया जाता है, ये सबसे बड़ा झूठ है। हमें अंग्रेजों ने 2 डोमिनियन स्टेटस में बांटा और यहां ट्रांसफर ऑफ पावर की उन्होंने। तो ट्रांसफर ऑफ पावर आज़ादी नहीं होती है, सहमति के साथ होती है। तो हम जिस इतिहास को पढ़ाया जा रहा है, आज उसी इतिहास का हम उस मोड़ पे पहुंच गए हैं कि हमने देश को बांटा, मजहबों को बांटा, फिर इंसानों को बांटा, फिर जाति पे बांटा, फिर लैंग्वेज पे बांटा, फिर रीजन पे बांटा। तो ये बांटना जो है हमारे स्टार्ट से ही है, और उसमें राजनीतिक तौर पे उस कारण से बांटा। हमने किसी अच्छे काम के लिए नहीं बांटा, हमने इसलिए बांटा कि आज हो सकता है ओबीसी अगड़े पिछड़ों का मामला हो, दलित मुसलमान का मामला हो, दलित जो है वो लोअर कास्ट अपर कास्ट का मामला हो, यादव मुसलमान का मामला हो, हिंदी नॉन हिंदी पे बांटा। तो ये हमारी राजनीति का कल्चर इस देश में उन पार्टियों ने दिया जो सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही, और यही इसी मूल मंत्र पे इस देश में दूसरी राजनीतिक दल भी आए, उन्होंने भी इसी ढर्रे पे चले, और जब तक वो इस ढर्रे पे नहीं चले वो कभी सत्ता पे नहीं आए। तो आज हमारी समस्या ये हो गई है कि हम तथाकथित तौर पे आज़ाद तो हैं, लेकिन मानसिक तौर पे अभी भी हम गुलाम हैं। लिहाजा हम ये मानते हैं कि जो सरकार में है वो गोरे साहब की सरकार है, और जब तक हम बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, बसों और ट्रेनों में आग नहीं लगाएंगे, तब तक सरकार सुनेगी नहीं। तो ना तो सरकार ने अपना चरित्र बदला और ना ही समाज ने अपना चरित्र बदला। लिहाजा जब तक आप कोई उपद्रव ना कर दें, कोई थ्रेट क्रिएट ना कर दें, सरकार सोती रहती है। सरकार को लगता है ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो ट्रेंड अंग्रेजों का था राज करने का, करीब बस वही हमारे देश में चला, लेकिन पिछले कई समय से थोड़ा सा कुछ बदलाव हुआ है। आज तक तो इस देश में लोग वोट इसी बात पे देते थे, मेरी जाति का कौन है, मेरे धर्म का कौन है, मेरी भाषा का कौन है, मुझे क्या फायदा होगा। तो इस पे जब देश चलेगा तो फिर देश अपने किसी गंतव्य पे नहीं पहुंचेगा। लोग, पार्टियां पहुंचेंगी, इंडिविजुअल पहुंच जाएंगे। इसीलिए पिछले आपने 70 सालों में हजारों लोग बड़े बड़े धनाढ्य लोग हो गए। राजनीति उनके लिए
एक व्यवसाय की तरह आई और उनको मजबूत किया और चली गई। तो जो राजनीति का नीचे जमीन पे जो चूने पे खड़ी हाशिए की लाइन पे आदमी खड़ा था, उसको फायदा नहीं मिला। तो जो मूलभूत समस्या है वो आज भी वही की, उसको किसी ने एड्रेस किया ही नहीं, बल्कि उनको छुपाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि समाज को एक लंबा समय होता है और 1000 साल की गुलामी, और उसके बाद जब आप सो कॉल्ड आजाद भी हुए, उसमें गलत इतिहास, गलत तथ्य और सिर्फ सत्ता को क्या फायदा पहुंच सकता है, उन्हीं बातों को बताया गया, और जो सच में थी उसको नहीं बताया गया। उस कंफ्यूजन में ये देश अभी जो है, इसने सोचना शुरू किया है एक राष्ट्र के रूप में। इससे पहले इस देश ने कभी एक राष्ट्र के रूप में सोचा ही नहीं। तो जैसे आपने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में कभी इस देश ने सोचा नहीं, लेकिन अभी की हम बात करें कि देश का, यानी वर्ल्ड में अगर हम देखें, विश्व में देखें कि आज भारत युवा देश है, और जैसे आपने कहा कि एक ट्रेंड बदल सा रहा है, तो ये ट्रेंड आने वाले दिनों में, क्योंकि ये राजनीति तो वही की वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, लेकिन युवा जो है आजकल हम देख रहे हैं एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि इस जो राजनीति होती है, ये जो कल्चर है, उससे वो हटकर कहीं आगे बात करते हैं। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह है कि आज से कोई 20 साल पहले अखबार था, टेलीविजन इंडस्ट्री नहीं थी, तो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था वो वन वे ट्रैफिक था। कुछ लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी, वो उसको समाज में किस तरह डिसिमिनेट करें ये सिर्फ उनको पता था। कितना समाज में दें और कितना समाज में न दें। मेरे और आप जैसे लोगों के पास न तो करेक्ट इंफॉर्मेशन थी, और जब करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम करेक्ट राय भी नहीं बनाएंगे। आपका उस पर क्या व्यू है, आपका उस पर क्या आर्गुमेंट है, ये आता ही नहीं था। तो अखबारों के अंदर लेटर टू एडिटर छपते थे, तो बहुत कम अखबार अब बचे हैं जिसमें लेटर टू एडिटर छपता हो। बहुत ज्ञानी लोग थे कुछ, वो सेल्फ स्टाइल ज्ञानी थे, वही अमेरिका पे आपको बोलते थे, वही पाकिस्तान पे भी एक्सपर्ट थे, वही चाइना पे एक्सपर्ट थे, और वो खास वर्ग था, वो एक एलीट ग्रुप बन गया था। उसने इंफॉर्मेशन को छुपाया, दबाया, और एक आम भागीदारी की बात हुई नहीं। तो अखबार निकले तो जरूर, लेकिन उन अखबारों में समाज का दर्पण नजर नहीं आता था। स्लोली स्लोली वो वेस्टेड इंटरेस्ट में चले गए। मालिकों के संबंध नेताओं से हो गए, नेताओं से सत्ताओं से हो गए। अब पत्रकार के मालिक, बड़े बड़े पत्रकार कैसे राज्यसभा में पहुंचा जाए, इसकी लाइन में लगे हुए हैं। और इसलिए लगता है कि जो नई जनरेशन, हम जब जिस जनरेशन में आए थे, तब जो लोग हमारे लिए आइडियल थे वो हमने देखा ये तो पार्टी लाइन में खड़े होकर टिकट मांग रहे हैं और इनको राज्यसभा चाहिए, किसी को गवर्नर बनना है। तब लगा क्या कहते हैं कि शायद हम एक इल्यूजन में थे शायद। लिहाजा आज जो है इस डिजिटल मीडिया ने, इस मोबाइल की क्रांति ने कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो बहुत हाई कर दिया है। अब एक छोटे से बच्चे के पास, एक रिक्शा चलाने वाले के पास, एक सब्जी बेचने वाले के पास, एक बार्बर के पास हजारों इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन में से क्या ठीक है वो उसका सिलेक्शन कर सकता है। इसलिए आज गलियों पे, चौराहों पे, छोटी छोटी जगह प्रधानमंत्री ने कोई बात कही है तो उस पर सवाल जवाब वहीं के वहीं शुरू हो जाता है। कोई इंटेलेक्चुअल बोलता है, उस पर सवाल जवाब शुरू, कोई पॉलिसी आती है उस पर सवाल। तो ये जो कम्युनिकेशन का दौर खुला है, इससे इस समाज में हजारों करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके पास बड़े क्रिएटिव विचार थे, लेकिन उनके ऊपर टैग नहीं था कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, वो फर्स्ट क्लास डिग्री है। लेकिन ऐसे हजारों करोड़ों लोग थे जिनके बड़े अच्छे विचार थे। आज सत्ता में हमने ये देखा कि हमेशा जब भी कोई बैठता है तो उसके बारे में होती, साहब बड़े हाई इकोनॉमिस्ट हैं, साहब ये वहां से पढ़ के आए हैं, यहां से पढ़ के आए हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बारे में चर्चा नहीं होती कि वो कहां से पढ़ के आए थे। लेकिन उन्होंने अपने छोटे से टेन्योर में देश को जो दिया वो यादगार है, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती। चर्चा एक विजनरी प्रधानमंत्री की होती है, फिर उनकी बेटी की होती है, फिर उनके बेटे की होती है। तो ये देश को बताना चाहिए कि ये जो महान महान लोग थे जिन्होंने 14 साल 19 साल इस देश में राज किया, ये वो देश के ऐसे भी लोग थे कि जिस कमेटी के चेयरमैन थे, और जिस कमेटी को चेयरमैन को यह तय करना था कि भारत रत्न किसे दिया जाए, उन्होंने खुद ही ले लिया, वो चाहे नेहरू जी हो चाहे इंदिरा गांधी हो। तो इससे यह लगता है कि सत्ता पे खास वर्ग
एक खास किस्म का कल्ट था वो। अब क्योंकि वो डिसिमिनेट हो रही है, आम आदमी भी पहुंच रहा है, तो उस वजह से इस इंफॉर्मेशन से समाज के अंदर उथल पुथल मची हुई है। नए विचार आ रहे हैं, नए लोग देख रहे हैं। आपने बात की युवाओं की। देखिए, जाति की बात आप कह लें, रीजन की बात कह लें, लेकिन एक बात सच है, मैं ये मानता हूं कि जितना इंफॉर्मेशन करेक्ट नीचे जाएगा उतना समाज उथल पुथल मचेगी, और उस उथल पुथल में से ही कोई बेहतर राय निकलेगी, बेहतर सोच निकलेगी, बेहतर राह निकलेगी। आज के युवा का दबाव, आज युवा सरकार बना रहा है। अगर आप युवाओं को कह दें तो उनकी भागीदारी इतनी स्ट्रांग है कि वो तय कर रहे हैं कि सरकार में कौन बैठेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है, और उसको हिंदू नहीं चाहिए, उसको मुसलमान नहीं चाहिए, उसको अयोध्या नहीं चाहिए, उसको ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन वही युवा अब ये सवाल पूछ रहा है कि 70 साल में दुनिया के दूसरे देश बहुत आगे चले गए, हम क्यों नहीं गए? उनके यहां भी धर्म के झगड़े थे, उनके यहां भी मजहब के झगड़े थे। तो जब आप किसी चीज को छुपाते हैं ना, तो उसके बुरे परिणाम निकलते हैं, क्योंकि सच कभी ना कभी निकलता है। इस देश में 70 साल के बाद इतिहास में क्या हुआ, अयोध्या के साथ क्या हुआ, मथुरा के साथ क्या हुआ, काशी के साथ क्या हुआ, संविधान के साथ क्या हुआ, संविधान में किस किस तरीके से नाजायज चीजें जोड़ी गई, किस खामोशी के साथ जोड़ी गई, उन्हें क्यों बताया नहीं गया, उन्हें क्यों छुपाया गया, ये सब जैसे जैसे पब्लिक डोमेन में आएगा, समाज एक बेहतर राय की तरफ बढ़ेगा। और मुझे लगता है भारत में एक लंबे समय के बाद सोच में बदलाव आ रहा है। आज चुनाव जाति के नाम पे हैं, ये जाति 1000 साल से चल रही है, लेकिन कम हुई है, एजेंडे कम हुए हैं। देश को ध्यान में रख के चुनाव कम हो रहे थे, एजेंडों पे चुनाव होते थे। तो कोई सेकुलरिज्म की बात करता था, उन्होंने सेकुलरिज्म शब्द भारत के संविधान में 1976 में डाला, और सेकुलरिज्म को एक तरफा डिफाइन किया। और जब इस पे बहस चल रही थी कि सेकुलरिज्म का हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो एल एम सिंघवी साहब से मैडम इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई आप इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किए, क्या बनेगा? एल एम सिंघवी साहब ने कोई लंबी अपनी रिसर्च के बाद कहा कि धर्मनिरपेक्षता इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। सेकुलरिज्म का ट्रांसलेशन होगा पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। अगर धर्मनिरपेक्ष सत्ता हो गई तो हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि हर कोई आदमी उस धर्म मतलब अपनी ड्यूटी से विमुक्त हो जाएगा। धर्म का मतलब होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी क्या है। तो जब आप ड्यूटी से ही कह देंगे कि ड्यूटी बगैर देश चलेगा, तो फिर प्रधानमंत्री कुछ करेगा, गवर्नर कुछ करेगा, समाज कुछ करेगा, एक हाहाकार, अनार्की मचेगी। तो हमने कुछ चीजों को राजनीतिक तौर पे किया, उसका असर ये देख रहे हैं कि जिस धर्मनिरपेक्षता को किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत लाया गया था, उसी राजनीति के चलते आज वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लिहाजा भारत की मट्टी हजारों साल से, ये भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ, ये गांधी और पटेल और नेहरू ने पैदा नहीं किया। 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति की जमीन पर धर्मनिरपेक्षता की जरूरत ही नहीं है, इसकी मिट्टी में है। आप तो वो लोग हैं जो चींटी भी न मर जाए उसके लिए भी मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं, कोई कीड़ा मुंह में न चला जाए उसको भी मान लेते हैं। आप तो सूरज की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, जानवर की पूजा करते हैं, आप पानी की पूजा करते हैं, तो आप किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकते। इसीलिए इस देश में हजारों हजार साल पहले बाहर के लोग आए, रहते रहे, चले गए, आए चले गए, किसी ने किसी को नहीं मारा। लेकिन अब एक ऐसे हालात में आप पहुंच गए हैं कि जो आपके 5,000 साल पुराने आदर्श थे, मूल्य थे, उनको जीने के लिए समाज वैसा नहीं है। आज ये देश भीड़ तंत्र से चल रहा है, भीड़ डरा देती है। एक भीड़ मजहब के नाम पे खड़ी हो जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट भी उससे डरने लगती है, वही पुलिस डर जाती है, वही व्यवस्था डर जाती है, वही सत्ता डर जाती है। तो देश किसी के डर से नहीं चलता है, देश किसी एक कानून से चलता है। आज इस देश में संविधान लोगों ने मजाक बना दिया है। जिस संविधान में जो चीज लिखी हुई है, और वो किसने लिखी, कैसे लिखी, लेकिन संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के लोगों ने लिखी, जो लिखा है उसको क्यों नहीं लागू किया जाता। उसके ऊपर हिंदू और नॉन हिंदू और कम्युनल और सेकुलर और लिबरल और मॉडर्न, इस किस्म के हम जाल इसलिए चलते हैं कि जिन लोगों ने राज किया था लंबे समय तक, आज सत्ता उनके हाथ से निकल रही है। आज सड़क पे बात करने वाले आदमी के पास जा रही है, आज सब्जी बेचने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंच रहा है,
वो भी अपनी बात कह रहा है। बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल थे आज उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। उन्होंने जो किताबें लिखी थी उसमें झूठी बातें पकड़ी गई, उन्होंने संविधान के साथ झूठ बोला, उन्होंने इस देश के इतिहास के साथ झूठ बोला। तो तब एक तरफा इंफॉर्मेशन थी, आज कई इंफॉर्मेशन है। तो चाहे रोबिला थापर हो चाहे इरफान हबीब हो, उनके तथ्यों को चैलेंज तथ्यों पे किया जा रहा है। तो किसी भी देश का इतिहास अगर आप देखें तो जिस जिस देश को भी आजादी मिली उसके शुरू के साल जो हैं वहां सत्ता की राजनीति नहीं हुई। शुरू के 10-12 साल तक राष्ट्र निर्माण का काम किया गया। तो हमारी बदकिस्मती यह है कि हम आजाद भी नहीं हुए, ट्रांसफर ऑफ पावर हुई, और हमने पहले दिन से राष्ट्र निर्माण का जो काम होना चाहिए था, जो राष्ट्र नीतियों पर, वो पार्टी में कन्वर्ट हो गया और पहले दिन से हमारे यहां सत्ता का खेल शुरू हो गया। लिहाजा जो राष्ट्र में नीतियां बननी चाहिए थी इंडिपेंडेंट होके बगैर किसी पार्टी के, वो नहीं बनी। और उसका कारण यह है कि हर पार्टी आई और उसने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया, उसने उसी हिसाब से संविधान बनाया, उसी हिसाब से कानून बनाए, उसी हिसाब से आईपीसी बनाई, उसी हिसाब से अंग्रेजों से संबंध रखे। और आज जब उससे आगे बढ़े तो पता ये चलता है कि ये तो राज सत्ता को जिंदा रखने के लिए बनाया था, ना कि राष्ट्र को। लिहाजा आज लोग कहते हैं कि राष्ट्र महत्वपूर्ण है या सत्ता महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपने सही कहा कि राष्ट्र महत्वपूर्ण है या सत्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बार जो आपने भी कही कि इतिहास में कहीं ना कहीं गलत पढ़ाया गया है। राष्ट्र निर्माण की आपने बात की, लगता है कि जो राष्ट्र निर्माण की जगह परिवार निर्माण जो हुआ आज़ादी के बाद, उसी की वजह से कहीं ना कहीं देश थोड़ा पीछे चला गया, थोड़ा या क्या बहुत पीछे चला गया, और आज वही ट्रैक पे क्या चल रहा है देश। नहीं, देखिए आपने परिवार की बात कही तो देखिए वो तो एक अलग बात यह है कि सत्ता देश के लिए दी थी लोगों ने, आपको अपने परिवार बढ़ाने के लिए नहीं दी थी। लेकिन अगर उस दौर को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें आप, तो आप बताएं कि भारत का संविधान तो सबके ऊपर लागू है ना। हाँ। और संविधान एक ही बार बनता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि संविधान निर्माताओं ने जब इस संविधान को बनाया था तो शायद उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि 70 साल में इस देश में इतने बौने और इतने छोटे लोग आ जाएंगे कि सत्ता पे बने रहने के लिए संविधान को भी ताक पर रख देंगे। तो सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि जो भी कुछ संविधान में लिखा हुआ है, उन संविधान निर्माताओं को हम ये नहीं कह सकते वो हिंदूवादी थे या मुस्लिम परस्त थे या ये परस्त थे। वो देश के हित में उन्होंने बनाया और उन्होंने गुंजाइश छोड़ी कि आने वाली नस्लें जब इसके ऊपर डिबेट हो तो किसी मामले पे एक व्यापक डिबेट के बाद उसमें वो बदलाव लाए। लेकिन सन 1976 के अंदर मैडम इंदिरा गांधी की सरकार हिल चुकी थी। उन्होंने रात के अंधेरे में भारत के संविधान के प्रियम्बल में, जिस प्रियम्बल के अंदर ना डॉट लग सकता है ना डॉट मिटाया जा सकता है, उस प्रियम्बल में आपने सोशलिस्ट सेकुलर शब्द क्यों डाला? क्या इस पर डिबेट हुई थी? क्या पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई थी? क्या इसकी जरूरत थी? इसलिए आपने कुछ काम राजनीति के तौर पे किए, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे कि भारत के संविधान में जिन 12-22 तस्वीरों को, स्केचेस को नंदलाल बोस के अंडर में बनाई एक टीम थी और उनसे कहा कि अगर भारत का संविधान कोई हाथ में उठा के देखे और उस पर भारत न लिखा हो तो एकदम हम जैसी खोले तो वो भारत का संविधान समझ में आ जाए कि ये भारत का होगा। तो इस पर एक व्यापक चर्चा हुई और चर्चा के बाद में लोगों ने कहा कि भाई नंदलाल बोस जो हैं वो बंगाल के रहने वाले हैं, शांति निकेतन के रहने वाले हैं, उनको इसका जिम्मा दिया जाए कि वो इसकी स्टडी करें और भारत की सभ्यता और भारत की मट्टी इसमें नजर आए और बगैर भारत लिखे लोग कहें कि ये भारत का संविधान है। उन लोगों ने एक लंबी स्टडी की और नंदलाल बोस के अंडर में 9 लोगों की टीम बनी और शांति निकेतन के कुछ स्टूडेंट आए, वो बेहतरीन आर्टिस्ट थे और 22 स्केचेस को फाइनल किया गया और वो स्केचेस भारत के संविधान में डाले गए। जहां जगह जगह खाली थी वहां लिखा गया। तो जो भारत के संविधान का आप पहला पन्ना पलटेंगे, जो ओरिजिनल संविधान है जिस पे राजेंद्र प्रसाद के, जवाहरलाल नेहरू के, पटेल के सबके साइन हो रहे हैं, उस ओरिजिनल संविधान के पहले पन्ने के ऊपर भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी की तस्वीर बन रही है। अब उस वक्त तो ना आरएसएस थी, न राइट विंगर थे, न जनसंघ थी, न विश्व हिंदू परिषद थी, न बजरंग दल था। उस जमाने तो वही लोग थे जिन्हें हम राष्ट्रीय नेता कहते हैं, अक्रॉस द बोर्ड कहते हैं। लेकिन देश को यह भी तो पता होना चाहिए कि जब संविधान के अंदर ये चीजें थीं तो फिर किसके कहने से एक समय के बाद उनको रिमूव कर दिया गया? क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जो ओरिजिनल संविधान था उसको किसने गड़बड़ किया? इसके साथ आपने अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट लाते आप तो 100 से ऊपर अमेंडमेंट आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी मूल जो
भावना थी, उसे किसने हटाया? तो ये सवाल आज इसलिए पूछ पा रहा है देश क्योंकि इंफॉर्मेशन आ रही है। पहले तो इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। तो संविधान में आपने 1976 में व्यापक चर्चा हुई पार्लियामेंट के अंदर, और 76 में चर्चा होने के बाद 42वां संविधान संशोधन पास किया गया, और 42वें संशोधन में पास करके 7वीं सूची में सरकारों से यह कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए और परिवार नियोजन के लिए तत्काल कानून बनाए। यह 76 में पास होकर के आपके संविधान में आ गया, 42वें संविधान संशोधन की 7वीं सूची के तहत। लेकिन 76 से लेकर के 2019 आ गई। यह क्या बात होती है कि जैसे ही जनसंख्या की कोई बात करी जाती है तो यह कहा जाता है कि यह मुसलमानों के खिलाफ कोई एजेंडा है, और उसको इस तरह से प्रचारित कर दिया जाता है कि जिस वक्त न ये लोग सत्ता में थे, जिनको आप राइट विंगर कहते हैं, तो ये संविधान की जब बहस हुई तो उस जमाने तो कांग्रेस के पास सत्ता थी, तमाम वही लोग थे, वही मेजोरिटी में थे। तो भाई अगर जनसंख्या नियंत्रण भारत के लिए जरूरी है, जिस भारत में 130 करोड़ बसते हों और उसमें 12 करोड़ इलीगल लोग कहते हो, 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में इलीगल रह रहे हैं, उसके बाद रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, उसके बाद अफगानिस्तान से आए हुए रह रहे हैं, उसके बाद 27 देशों से आए हुए इलीगल लोग रह रहे हैं, भाई तो वो पानी है, हवा है, मिट्टी है, खाना है, गेहूं है, खा तो इसी देश का रहे ना, वो इलीगल है। तो जैसी जनसंख्या नियंत्रण की बात होगी देश में कहा जाएगा देखिए साहब ये लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो ये जो राजनीति है ये वो घटिया राजनीति है जिसने कुछ लोगों को सत्ता पे बिठाया होगा या सत्ता से उतारा होगा, लेकिन देश पटरी से उतर गया है। लिहाजा मेरा कहना यह है कि जब देश ये कहता है कि संविधान सर्वोपरि है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न क्रिश्चियन है, अगर देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, तो जो संविधान में है फिर उसका पालन होना चाहिए। वो मेरे खिलाफ जाए, आपके खिलाफ जाए, ये महत्व नहीं है, लेकिन वो देश के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, वो राष्ट्र के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। लिहाजा जो बात आप कह रहे हैं, संविधान का प्रयोग, संविधान का इस्तेमाल, सत्ता का इस्तेमाल, सत्ता के संस्थानों का इस्तेमाल आपने परिवारों को बड़ा करने में लगाया, तो आज देश उसी को भुगत रहा है। इसीलिए इस देश की राजनीति में आप तमिलनाडु में चले जाएं तो एक परिवार है डीएमके का, आप बिहार में चले जाएं एक परिवार है लालू का, आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं एक परिवार है मुलायम सिंह का, आप उड़ीसा में चले जाएं तो पटनायक का परिवार है, आप कश्मीर में चले जाएं तो एक मुफ्ती का परिवार है, एक अब्दुल्ला का परिवार है। तो आप पूरे देश में देखेंगे कि परिवार पैदा हुए, क्योंकि उनको लगा परिवार के तहत राजनीति करना वैसे ही आसान है कि एक साहब 19 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे और कुछ 1.5 साल तक एक बेचारे साहब रहे जिनके ऊपर फिल्म आ गई कि उनको सत्ता से कैसे बेदखल किया गया, लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद फाइल में आपने देखा। उनके हटने के बाद मैडम इंदिरा गांधी लंबे समय तक बनी रही, फिर वो मर गई तो उनके पुत्र आ गए, फिर उसके बाद में कोई अभी तक नहीं बन पा रहा, तो वो भी एक सस्पेंस। लेकिन अब प्रॉक्सी चलाया जा रहा है, 10 साल एक प्राइम मिनिस्टर रहता है, वो तो कुछ कर नहीं पाता, सत्ता 10 जनपद से चल रही थी। तो हमने नींव सी की डाली है। तो पहली बार अगर आप केंद्र में देखें तो एक ऐसी सरकार आई है जो अपने बहुमत पे है, उसकी विचारधारा की बात छोड़ दीजिए, लेकिन परिवार नजर नहीं आता हमें उसमें, और उस पार्टी में कोशिश हो रही है कि परिवार के लोग प्रमोट ना हो, क्योंकि उनकी भी आदत थी, बहुत से लोग थे, लेकिन फिर भी कोशिश तो हो रही है। तो इस बुरे हालात में अगर ये छोटी सी भी कोशिश है तो ये देश के लिए अच्छी है, ये जारी रहेगी, क्योंकि लोगों में संचार क्रांति के माध्यम से दुनिया को देखने का मौका मिला है। और हम तमाम हिंदुस्तानियों की समस्या यह है कि हमको लगता है हम दुनिया में सबसे बुरे हैं, सब कुछ हमारे यहीं हो रहा है। अब संचार क्रांति से पता चलता है कि अब हमारे यहां एक रेप हो जाता है तो लोग रेपिस्तान कहते हैं, लेकिन अमेरिका में तो आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा रेप होते हैं। हमसे बड़ी डेवलप सोसाइटी है, हमसे बड़ी मॉडर्न सोसाइटी है, बड़ी एडवांस सोसाइटी है, तो रेप क्यों हो रहे हैं? लेकिन भारत का रेप भारत को रेपिस्तान बना देता है, लेकिन अमेरिका का रेप अमेरिका को रेपिस्तान नहीं बनाता है। तो हम सेल्फ गिल्ट में भी रहते हैं, हमें दुनिया के बारे में नहीं पता है, हमारे यहां आतंक है। तो दुनिया कहती है कि इस्लामिक आतंकवाद है, लेकिन हमारे यहां इस्लामिक आतंकवाद के नाम पे हजारों घटनाएं हुई, लेकिन हमारी राजनीति और उस अपीजमेंट के डर से कि एक वर्ग नाराज हो जाएगा, उसका वोट लेना है, लिहाजा हमारे यहां इस्लामिक आतंकवाद कहने से लोग डरते हैं। और हिंदू आतंकवाद जो नहीं था,
जो खुद उस सरकार ने, जिस सरकार ने इसको क्रिएट किया, वो भी साबित नहीं कर पाई। लेकिन क्योंकि हिंदू आतंकवाद कहने से इस देश में कुछ होने वाला नहीं है। પુષ્પેન્દ્રજી, મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે વાતચીત કરી એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અનેક મુદ્દાઓ પર આપણને ઇતિહાસ વિશે નવું જાણવા મળ્યું. બંધારણનો ભાગ હોય કે પછી ઇસ્લામિક ઓર્ગેનાઇઝેશન, ટેરરિઝમ હોય, અનેક મુદ્દાઓ પર આપણને અનેક નવી માહિતી મળી, જેના કારણે આગામી ભવિષ્યની પેઢી સુધી જો આ માહિતી પહોંચે તો ભારત દેશને ઘણો જ ફાયદો થઈ શકે છે. કેમેરામેન ઉમેશ સાથે કેતન જોશી, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ.